डियर लर्नर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए बात करते हैं एक नए विषय के साथ जिसका टाइटल है सिंगल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल सममित वस्तु स्थिर चित्रण। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, फिर भी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, न्यू दिल्ली, भारत। तो आइए बात करते हैं आज के विषय के बारे में। इस विषय का परिचय मैं देना चाहूँगा। आपने प्रकृति में या अपने घरों में या अपने ऑफिस में या अपने क्लासरूम में अन्य स्थानों पर जो भी वस्तुएं आप देखते हैं वह सममित या असममित होता है, सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल होता है। तो उसको कैसे देखकर बनाना है, उसके लिए किन माध्यमों का प्रयोग करना है, उसमें कैसे छाया प्रकाश का समावेश करना है, कितनी मात्रा में टोन को देना है, मतलब तान को देना है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप एकल वस्तु चित्रण करते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, स्केचिंग उसका करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे स्केचिंग से ड्राइंग की तरफ बढ़ना सीख जाएंगे। लास्ट में उस वस्तु के वॉल्यूम, आयाम, डायमेंशन को बनाना सीख जाएंगे। तो इस विषय से आपको स्थिर चित्रण में लाभ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, स्किल विकसित होगा। आप भविष्य में जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ करेंगे तो आप सहजता से उसके डायमेंशन को क्रिएट कर पाएंगे, टोन को समझ पाएंगे। एकल के बाद जब आप समूह में भी कोई वस्तु चित्रण करेंगे तो बाखूबी आप उसको बना सकेंगे। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे आप, उसमें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्केचिंग मोड में काम करेंगे, उसके बाद ड्राइंग इफेक्ट में ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे जिसमें तान की प्रधानता होगी। मैंने दो शब्द पुनः प्रयोग किया है, स्केचिंग और ड्राइंग। मैं वीडियो 1 से लेकर अभी तक या लास्ट वीडियो में भी स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में बताया था, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। स्केचिंग के बारे में कम समय में कम रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु के बाह्य रूप को पकड़ लेना स्केचिंग कहलाता है। इसके बाद जहाँ आप स्केचिंग करते हैं उसके आगे का जो स्टेप्स है, जब तान का प्रयोग उसमें शेडिंग के माध्यम से आप करते हैं, उस वस्तु में धीरे धीरे क्रमशः वॉल्यूम आने लगता है, आयाम पैदा होने लगता है। तो वो क्या है, ड्राइंग में परिवर्तित हो जाता है, स्केचिंग से ड्राइंग में परिवर्तित हो जाता है। वो किसी भी माध्यम में आप काम उसमें कर सकते हैं। पेंसिल से कर सकते हैं, चारकोल से कर सकते हैं, रंगीन पेंसिल से कर सकते हैं, ड्राई पेस्टल से कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल से कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोग को पेंसिल माध्यम से ही स्टिल लाइफ करके दिखाऊंगा। तो आप
अभी भी देखिए अपने आसपास कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को, तो आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे साथ के साथ। आज मैं जिस ऑब्जेक्ट को बनाने वाला हूँ, मिट्टी में निर्मित गमला है, पौधे का गमला जिसमें पौधा लगाया जाता है। मैंने आसान आकार वाले गमले का चयन किया है। मिट्टी में निर्मित गमले का चयन इसलिए किया, इसमें शेडिंग करना आसान होगा, क्योंकि ये पहला आपका कार्य होगा देखने का, जिसमें हाईलाइट कम मिलेगा, मिक्स शेडिंग और टोन का दर्शन होगा और बहुत ही सिंपल से फॉर्म में आप इसको देख पाएंगे। इसकी रचना जो स्टार्ट होगी स्क्वायर में ही होगी। स्क्वायर में कैसे उसको सेट करेंगे वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तब आप उसको बाखूबी देख पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है आप ध्यान दें। ड्राइंग बोर्ड, कागज़ कोई भी हो सकता है, कार्ट्रिज हो सकता है, कोई भी सफ़ेद सतह वाले कागज़ हो सकते हैं, पेंसिल हो सकता है, पेंसिल में ग्रेफाइट भी हो सकता है, चारकोल भी हो सकता है, अन्य। लेकिन अभी आज मैं जो पेंसिल यूज करूँगा वो चारकोल पेंसिल होगा। ड्राइंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेजर का यूज मैंने पहले भी बताया है कि कम मात्रा में, आप शुरुआती दौर में कम मात्रा में आप कर सकते हैं, लेकिन जितना उससे बचें उतना ज़्यादा ठीक होगा। तो इन सामग्रियों का आप प्रयोग करेंगे स्टिल लाइफ के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान से अभी जो मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए। गमले का जो आकार है वो स्क्वायर, जो ज्यामितीय रूप है उसी में मैं सेट करके बताऊंगा आपको। और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका जो बॉटम का पेंदी है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो कैसे बनाया जा रहा है। मैं पूरे प्रोपोर्शन के बारे में बता दूं, जितना गमले का चौड़ाई है ऊपर का उतना ही लंबाई भी है। और जो यदि पूरे चौड़ाई को हाफ कर दें तो उसका लेफ्ट का जितना हिस्सा है उतना ही बॉटम की चौड़ाई है। तो चलिए मैं बनाकर बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए आप लोग। मैं पहले स्क्वायर हल्का सा बनाऊंगा, बहुत हल्का आएगा इमेज, उसको आप गौर दीजिएगा। ये पूरा स्क्वायर हो गया। स्क्वायर जितनी उसकी ऊपर की हिस्सा है उतना ही नीचे का है। और लेफ्ट और राइट का, स्क्वायर का पता ही है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितना ऊपर का है उतना ही उसका लंबाई है। तो क्या करेंगे, यदि ऊपर का एक हॉरिजेंटल लाइन हम खींचते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को क्या करेंगे कि वर्टिकल लाइन से डिवाइड करेंगे पूरे नीचे तक, और उतना ही लाइन हम फिर से हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, जितना कि ऊपर है उतना ही नीचे करेंगे। बीचों बीच हमने वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड कर दिया। और इसका जो पेंदी है गमले का वो एक पार्ट के बराबर है। लेफ्ट साइड का जितना हिस्सा है, यदि बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, ए मान लेते हैं या कुछ भी आप मान लीजिए, इतना ही हिस्सा क्या है, पेंदी का है। तो उतना ही हिस्सा क्या करेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे आपके समझने के लिए। तो एक पार्ट इतना लेफ्ट साइड में करेंगे और उतना राइट साइड में करेंगे। तो आपको एक बॉटम की लाइन मिल गई और उसकी चौड़ाई भी मिल गई। अब क्या देखिए, ऊपर का जो हिस्सा है, जो गमले के ऊपरी हिस्से का को यदि ध्यान में, तो ओवल शेप में दिखेगा। और उसको भी यदि हम बराबर भागों में बांट दें
तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो जितनी लंबाई है उसका 2 गुना नीचे तक है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, मतलब आप 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं इक्वल, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो ए वाला जो पार्ट है 1 नंबर का जो, उसको भी क्या करेंगे, बीचों बीच से एक हम बंटवारा कर देंगे क्षैतिज रेखा के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब क्या करें, ओवल शेप के बारे में आपने पढ़ा ही है, तो क्या करेंगे, ओवल शेप बनाएंगे। यहाँ पे ओवल का शेप का निर्माण आपने सर्किल से ही किया है, जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि एक ओवल शेप आपको मिलते जा रहा है। उसके धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर बारीकी से गमले देखेंगे कि अब ऊपर की चौड़ाई को भी देखेंगे कि उसकी मोटाई क्या है, जो ऊपर का हिस्सा है उसकी मोटाई क्या है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या है, यहाँ ऊपर में थोड़ा सा कम है, नीचे आकर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो धीरे धीरे आप उसको भी मेज़र करेंगे। तो हल्की सी लाइन यहाँ पे भी हम खींच देते हैं, यहाँ थोड़ी चौड़ाई बढ़ेगी और आते आते फिर क्या होगा, कम होते जाएगा। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। ये तो अभी ऊपर का हिस्सा हो गया। अब क्या है कि उसका जो टर्न है वो देखेंगे, आप देखेंगे थोड़ा सा जो अंदर की ये जो लाइन, इससे थोड़ा सा उभरा हुआ है, आप इसके बीचों बीच मान सकते हैं। अब किसको मिलाना है, लाइन बी और सी को देखना है आपको ध्यान से। तो इस बी से आप मिला दीजिए अभी, और इसी के समरूप राइट साइड भी आपको मिलाना है। चूंकि ये सिमेट्रिकल है, मैंने सिमेट्रिकल में बताया था कि जितना लेफ्ट होगा उतना ही राइट होगा, लेकिन आज मैं नाप कर आपको बता रहा हूँ कि कैसे मापना आप लोग को है। अब क्या है, नीचे की जो बॉटम की लाइन है, अब यहाँ से तो खींचेंगे नहीं, खींचना है हमें यहाँ से, तो ये लाइन यहाँ जाएगी। और सिमेट्रिकल आप देखिए जितना ये छूट रहा है उतना ही हमें यहाँ छोड़ना है। तो एक रूप से एक खाका आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। अब क्या करना है, देखना है कि जो इसकी चौड़ाई है कितनी मात्रा में दिख रही है। तो थोड़ा सा चौड़ाई ये भी आपको दिखाना है, एक तो ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई, आगे पीछे का जो आभास है उसको आपको देखना जरूरी है। तो अभी क्या है कि पहले मैंने बोला था आप लोगों को कि आपको रबड़ का प्रयोग नहीं करना है। तो हल्की लाइंस पहले आप खींचिए, धीरे धीरे उसको गहरे तान में उसको डेवलप कीजिए, ताकि वो परफेक्ट आपको एक उसका आकार का स्केच मिल जाए। अभी क्या है, स्केच मोड में ही हम काम कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे जैसे शेडिंग होगा वैसे वैसे एक ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या मिल गया, एक गमले का रूप मिल गया, सिमेट्रिकल गमले का रूप मिल गया, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा आप मेन लाइन में इसको कन्वर्ट करते हैं धीरे धीरे, जो इसका मेन लाइन है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे लाइन को। पहले हल्की लाइन थी, अब क्या है कि डार्क लाइन अब आपको करनी है। तो आप इसको देखते जाइए, पहले ऊपर के हिस्से को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे के हिस्से को देखेंगे। तो इसको भी आप फाइनल कर लीजिए थोड़ा सा। अभी मैं केवल फाइनल ड्राइंग कर रहा हूँ गमले का, फिर बताऊंगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, डार्क कहाँ है, उस पर भी बात हम करेंगे। लाइट लेफ्ट से ही हम फोकस कर रहे हैं, तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट का हिस्सा लाइट है और राइट का हिस्सा डार्क है। उसके बाद आप अंदर वाले पार्ट को भी देख पा रहे होंगे कि डार्क यहाँ इस हिस्से में होगा, क्योंकि लाइट यहाँ के हिस्से में जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए कि बारीकी से थोड़ा सा आप इमेज को देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि यहाँ पे उभरा हुआ है, थोड़ा सा टर्न लेते हुए था, ये एरिया है, फिर धीरे धीरे उस उभा है, उसके बाद आकर यहाँ पे मिल गया है।
वैसा ही राइट साइड में भी दिख रहा है आपके, थोड़ा सा टर्न लेते हुए इस रूप में दिख रहा है। तो आपको एक गमले का स्केच प्राप्त हो गया। अब आप देखिए जब लाइट गिर रहा है तो किस हिस्से में डार्क हो रहा है, किस हिस्से में लाइट आ रहा है, तो अभी भी आप मेजर कर सकते हैं। आप चित्र में देखेंगे कि ये थोड़ा सा एरिया जो है डार्क है, शैडो गिर रहा है, और पूरा लाइट आपको ऐसे इस हिस्से में मिल रहा है। ये हिस्सा जो है लाइट में है, ये डार्क में है। मैंने 3 टोन की बात कल भी कही थी एक वीडियो में, आपने जब देखा होगा शेडिंग के बारे में, तो शेडिंग में 3 टोन दिखे गए, इसमें भी 3 टोन आप देख सकते हैं। मतलब लाइट हो गया, मिडिल हो गया, ये डार्क का हिस्सा हो गया। तो आपको ये हिस्सा जो है डार्क में है। अभी 2 पार्ट में भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइट और डार्क। तो अभी एक ड्राइंग के हिसाब से हम करेंगे कि ऐसे दिख रहा है। इसके बाद शेडिंग की तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे आप लोगों का। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि लाइट लेफ्ट से है, राइट में डार्क है। ऊपरी हिस्सा में एरिया ए जितना है ये डार्क है, और धीरे धीरे यहाँ पे जाके लाइट हो गया है। तुलसी का पौधा है, लेकिन मैं उसको नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सिंपल जो है उसी को मैं बनाकर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखते रहें। अब मैं बात करूँगा शेडिंग के लिए। तो इसमें मैं 45 एंगल लाइन के थ्रू मैं शेडिंग करूँगा, उसको आप ध्यान दें। आप ऊपर के हिस्से को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा है। पेपर के लाइट को नहीं, पूरे मिडिल टोन को ध्यान में रखते हुए हाईलाइट की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो लाइट चमक रही है इस हिस्से में आप देखेंगे, चित्र में चमक रही है। उसके बाद थोड़ी सी हल्की यहाँ पे है, तो इस लाइट को हम बचाएंगे। आप देखिए 45 एंगल पे, आप देखिए कैसे पेंसिल चल रहा है, कैसे पेंसिल को चलाया जा रहा है 45 पे। आप धीरे धीरे आते 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 क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे इस हिस्से को हमें क्या करना है, छोड़ना है। यहाँ चित्र में भी देखेंगे कि थोड़ा सा डार्क है। जहाँ डार्क है वहीं लाइट है, जहाँ लाइट है उसके अपोजिट डार्क होगा। तो इस थ्योरी को भी आप समझें। तो एक टोन आपको यहाँ मिल गया, वही टोन आपको राइट साइड भी शेडिंग में देखना है, क्योंकि उसी एंगल में आपको देखना है। उसी डायरेक्शन में आपको शेडिंग करनी है। आप देख सकते हैं एक टोन अभी ऊपर भी दिया है, एक टोन नीचे भी। आप इसको देख सकते हैं। अब इस हिस्से को देखिए आप चित्र में, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डार्क ए है, तो थोड़ा सा इसे डार्क हम यहाँ लाइन खींचेंगे 45 एंगल की लाइन के साथ, और आते आते क्या होगा कि थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तभी डायमेंशन आपको प्राप्त होगा। तो लगभग थोड़ा सा एक डायमेंशन आपको मिल रहा है। आप अब ऊपर से फाइनल करते जाइए। चलिए करते हैं। अब क्या है कि 2 टोन मिल गया है, थर्ड टोन देंगे और थोड़ा सा ड्राइंग भी देखेंगे। कुछ गमले में मिट्टी का हिस्सा है, उसको भी ध्यान देना है। 45 पे फिर लाइन चलाएंगे।
आप देख सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिट्टी जो नीचे है उसका थोड़ा सा टोन पहले एक फ्लैट दे देंगे, उसके बाद उसमें थोड़े से मिट्टी के हिस्से जो हैं उसका एक हल्का सा इफेक्ट उत्पन्न यहाँ कर सकते हैं। तो आप सभी ने एकल वस्तु स्थित चित्रण को देखा जो सिमेट्रिकल फॉर्म में है। गमले के टोन को भी मैंने बनाकर दिखाया, उसको टोन को दिखाया, उसके टेक्सचर को दिखाया और 45 एंगल के जो लाइन है उसका मैंने यूज किया शेडिंग में। तो आप ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट आप लें, अपने घर में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, किसी भी डिज़ाइन में पड़ा हो, मिट्टी में हो, सिमेट्रिकल हो, उसको तुरंत के तुरंत आप अभ्यास करें। तो और आशा करता हूँ कि आप इस विषय को बड़े गहनता से समझ लिए होंगे और मैं भी आशा करता हूँ कि आप हाथ के हाथ एक प्रैक्टिस कार्य भी अभी स्टार्ट आप करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।